दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जहां एक करीब करीब तय माना जा रहा था कि चाहे महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों के बीच मामला अब सेटल हो चुका है, सीटों का औपचारिक ऐलान बाकी है, वहीं ये बात महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के बारे में तो सही दिख रही है, क्योंकि राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जो यात्रा हुई, उस यात्रा के बाद की परिस्थितियों ने एकजुटता का प्रदर्शन तो कर दिया, लेकिन आज अचानक एनडीए के अंदर राजनीति गर्मा गई है। एनडीए में भाजपा के नेता जहां दिल्ली में बैठक कर रहे थे और वहां से भी दिलचस्प खबरें आ रही है, और जो खबर आ रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिस प्रकार से इस बैठक का कंपोजिशन या सामाजिक समीकरण, सीटिंग अरेंजमेंट तय किया गया, अमित शाह के साथ जो बैठक हुई, कम से कम बिहार की राजनीति में ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी वाकई किसी मुगालते में है। वहीं पटना से जिस प्रकार का संदेश नीतीश कुमार ने दिया, उसके बाद तो अब साफ हो चला है कि अब नीतीश कुमार झुकने के लिए तैयार नहीं है, और अब यदि झुकने के लिए कहा गया तो ये एनडीए गठबंधन कहीं भी जा सकता है। नीतीश कुमार के बेहद खास मंत्री श्रवण कुमार आए मीडिया के सामने, उन्होंने साफ कर दिया कि बड़ा भाई नीतीश कुमार है, और भी बहुत सारी बातें जेडीयू के अंदर से छन कर आई। लेकिन एनडीए के अंदर जो हलचल है, उस हलचल के बीच चिराग पासवान की भूमिका को लेकर जो सवाल है, क्या जनता दल यूनाइटेड ने अब उस सवाल को पीछे छोड़ दिया है? कई महत्वपूर्ण चीजें एक साथ सामने आ रही है। जमीनी हकीकत तो यह है कि बिहार में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे जीविका कहते हैं, 1 करोड़ 40 लाख के करीब उसमें जुड़ी हुई महिलाएं हैं, और उन्हें जेडीयू का कोर वोटर तक माना जाता है। अगर उनको विधानसभा वार देखने की कोशिश करें तो 57,600 की यह संख्या होती है। 50% वोटर भी जेडीयू वाली सीटों पर अगर टर्नआउट होता है तो 28-30 हजार से तो जेडीयू शुरू ही करेगी। खैर, ये अलग बातें हैं। असल बात यह है कि नीतीश कुमार ने आज जो तेवर दिखाए हैं, एक तीर से कई निशाने साधे हैं, उससे दिल्ली में बैठक कर रही भारतीय जनता पार्टी के तेवर ढीले पड़े हुए हैं। और तेवर ढीले पड़ने का कारण क्या है, जरा एक एक कर इसे आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। पहली बात, जनता दल यूनाइटेड ने साफ कर दिया है, इशारों इशारों में ही साफ कर दिया है कि 141 से घटकर, यानी 2005 और 2010 में भाजपा के साथ रहते हुए जो जेडीयू 141 विधानसभा सीटों पर लड़ती थी, 243 में 141 जेडीयू के पास होती थी, उसे 2020 आते आते तो 115 पर सिमटा दिया गया। अब 115 से नीचे जाने के लिए वो तैयार नहीं है, चाहे चिराग पासवान गठबंधन की मजबूरियों को समझते हुए रहे या गठबंधन को छोड़कर चले जाए। चिराग पासवान का लोड लेने की अब नीतीश कुमार बहुत ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो पावर इक्वेशन है, उस पावर इक्वेशन में एक नए नेता की एंट्री कल हो रही है, पूर्व सांसद अरुण कुमार की। ललन सिंह के धुर विरोधी उन्हें माना जाता रहा है, दोनों एक ही समुदाय से, भूमिहार समुदाय से आते हैं। ललन सिंह का धुर विरोधी उन्हें माना जाता है, लेकिन कल 12 बजे के करीब उनकी जेडीयू में ज्वाइनिंग कराई जा रही है। तो क्या ललन सिंह का भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो झुकाव दिखता है, जो कथित झुकाव की चर्चा होती है, नीतीश कुमार काउंटर बैलेंस करने में लग गए हैं? नीतीश कुमार की सेहत को लेकर, खासकर मानसिक सेहत को लेकर कई लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन कल जो ज्वाइनिंग है उसको देख करके कोई भी व्यक्ति आसानी के साथ कह सकता है कि इस तरह की परिस्थितियों में नीतीश कुमार अब उस तरह की सेहत पर सवाल उठाने की बातें काफी हद तक बेमानी हो जाती है। पटना से जो संदेश श्रवण कुमार के इंटरव्यू और जेडीयू के अंदर जो हलचल चल रही है, उसे देख करके साफ दिखाई दे रहा है कि जो संदेश दिल्ली को दिया गया है, उसमें साफ कर दिया गया है कि बिहार एनडीए के बॉस नीतीश कुमार हैं। टिकट के बंटवारे में बीजेपी जेडीयू को सीटें नहीं देगी, बल्कि जेडीयू तय करेगी कि किसके पास कितनी सीटें जाए। ये करीब करीब साफ हो चला है। चाहे वो दिल्ली में बैठक करे भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो गुजरात में बैठक करे बीजेपी, उन कहीं भी बैठक करे, उस बैठक का कोई मायने मतलब नीतीश कुमार इसे नहीं समझते। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार को एक कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? क्या अंदर खाने कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है? यहां पर जगदीप धनखड़ की भूमिका को लेकर जो सवाल चल रहे हैं कि एक उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम लिया जाता है कि अनिल अंबानी और अरविंद केजरीवाल के माध्यम से चंद्रबाबू नायडू तक ये संदेश भिजवाने की कथित कोशिशें हुई कि नीतीश कुमार को तैयार कर तख्ता पलट की गुंजाइश बनाई जाए।
क्या उस गुंजाइश में कुछ दम है? नीतीश कुमार के तेवर अचानक बढ़े हुए क्यों हैं? और नीतीश कुमार के तेवर यदि दिखाई दे रहे हैं तो राहुल गांधी की बिहार की 17 दिनों की यात्रा को भी याद कर लीजिए, जब राहुल गांधी ने एक शब्द नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोला। तेजस्वी यादव ने भी बचते बचते सांकेतिक तौर पर ही कुछ बोला, अन्यथा न के बराबर नीतीश कुमार के खिलाफ बोला। तो हालात किस दिशा में है, आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आते हैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हो रही बैठक पर। आज दिल्ली में अमित शाह के साथ बिहार भाजपा नेताओं की एक बैठक हुई और बिहार के सामाजिक समीकरण कुछ समझने वाले लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि बिहार की राजनीति में जाति एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। यूं कहें कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। आमतौर पर भाजपा की जो बैठक होती है उसकी फुटेज बाहर आती है, कोई ना कोई नेता ट्वीट कर देता है कि अंदर खाने बैठक में क्या हुआ। कोई फोटो, जिस वक्त हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 3-4 घंटे से ज्यादा हो गए इस बैठक को, किसी ने फोटो ट्वीट नहीं की है। और जब मैंने जानकारी हासिल की कि आखिर वो फोटो बाहर क्यों नहीं आई है, तो दो बातें सामने आई। अंतिम उपलब्ध सूचना के आधार पर जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी चूक कर रही है। बिहार भाजपा के नेताओं के साथ जो अमित शाह की बैठक हुई है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी थे, भिखू भाई दलसानिया भी थे। और बिहार भाजपा नेताओं की जो गैलेक्सी ऑफ लीडर जिन्हें जुटाया गया उसमें कौन कौन लोग थे? उसमें सम्राट चौधरी थे, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल थे, उसमें नित्यानंद राय थे, उसमें विजय सिन्हा और गिरिराज सिंह थे, उसमें दीपक प्रकाश थे, कई सारे लोग उसमें थे। लेकिन जो दिलचस्प जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि किसी दलित नेता को, बिहार के किसी दलित नेता या किसी राजपूत नेता को उस बैठक में नहीं बुलाया गया। भूमिहार समाज के प्रतिनिधि मौजूद थे, कास्ट समाज के प्रतिनिधि मौजूद थे, ब्राह्मण समाज से मंगल पांडे की उपस्थिति की चर्चा हो रही है। और इसके साथ साथ यदि बात करें, पिछड़े वर्ग से कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी मौजूद थे, जायसवाल समाज से दो नेता मौजूद थे, यादव समाज से नित्यानंद राय मौजूद थे, लेकिन किसी दलित या किसी राजपूत नेता को उस बैठक में नहीं बुलाया गया। जब यह खबर बाहर आई तब कहा जा रहा है कि राधा मोहन सिंह को कहा गया है कि कोई पत्रकार यदि आपसे संपर्क करके पूछे तो आप ये बताएं कि वो उस बैठक में मौजूद थे। यानी किसी तरह से बर्फ डालने की कोशिशें हो रही है। लेकिन हकीकत जो अंदर से पता चल रही है कि गेट पर मौजूद कई सारे पत्रकार और सूत्र वहां बैठक स्थल पर बाहर से न तो किसी ने राधा मोहन सिंह को एंट्री करते देखा, न बाहर आते हुए देखा। राजीव प्रताप रूडी, जिन्होंने अमित शाह के कैंडिडेट को, भाजपा आला कमान समर्थित कैंडिडेट संजीव बालियान को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में हराया था, वो भी राजपूत समाज से आते हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया। बिहार भाजपा के किसी दलित समाज के नेता को नहीं बुलाया गया। तो भला दलितों और राजपूतों को किनारे कर भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में चुनावी हिंदुत्व का बिगुल बजा लेगी? क्या इतना ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी को है? और इन सब के बीच नीतीश कुमार अपनी तरफ से दबाव बढ़ाते जा रहे हैं कि 115 से एक सीट नीचे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और 115 से नीचे आने की बात होगी तो खेला होने की गुंजाइश किसी भी वक्त किसी भी समय हो सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति को जानने वाले सभी जानते हैं कि विपक्षी खेमे के साथ उनके तार कभी टूटते नहीं है। उनके तार चंद्रबाबू नायडू से भी जुड़े हुए हैं, तो उनके तार कहीं ना कहीं लालू परिवार से तो आज तक कभी टूटे ही नहीं है। राहुल गांधी उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे तो इसके मायने भी आसानी से समझे जा सकते हैं। नीतीश कुमार जिस ढंग से दबाव बढ़ा रहे हैं और उस बढ़े हुए दबाव के बीच बिहार की सियासत को लेकर जो खबरें चल रही है, सवाल ये उठता है कि अगर 115 सीटें नीतीश कुमार ले लेते हैं तो बची हुई 128 सीटों में एनडीए में एडजस्टमेंट कैसे होगा? चिराग पासवान भी है, तो चिराग पासवान के साथ साथ दो और पार्टियां हैं, जिसमें जीतन राम मांझी की पार्टी भी है, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है। और कहा जा रहा है कि अंतिम समय में मुकेश सहनी की वीआईपी की यदि एंट्री हो जाती है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तब सवाल है कि 128 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 80-85 पर जाकर रुकना होगा, तभी जाकर एडजस्टमेंट होगा। क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? जाति गणना जब से बिहार में हुई
उसका नतीजा यह हुआ कि जब बड़ा चुनाव जाति गणना के बाद हुआ, बीजेपी ने लगभग अपनी 1/3 लोकसभा सीटें गंवा दी। 1/3 लोकसभा सीटें 19 की तुलना में 24 में गंवा दी। जाति गणना के बाद कास्ट समीकरण ने ऐसा असर डाला, वो तो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट बंटवारे थोड़े से अटपटे लगे थे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी 2/3 भी गंवा सकती थी, जो स्थिति बनी हुई थी लोकसभा चुनाव में। अब चूंकि छोटा चुनाव है, 40 लोकसभा की जगह 243 विधानसभा सीटों का चुनाव है, और कास्ट सर्वे यानी 2023 की जाति जनगणना के बाद पहला चुनाव है बिहार में, उसके बाद की परिस्थितियों में जाति बनाम हिंदुत्व, यहां भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक में जब सामाजिक कंपोजिशन को साध नहीं पा रही, तो जमीन पर क्या खाक बीजेपी समीकरण को साध पाएगी? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि आखिर बीजेपी में दलितों और राजपूतों को क्या किनारे किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सियासत को देखें तो कई सारी बातें सामने आती है। जब से गुजरात भाजपा में मोदी शाह युग का प्रारंभ हुआ, शंकर सिंह वाघेला भारतीय जनता पार्टी से किनारे। ठीक इसी तरह से योगी आदित्यनाथ को बना तो दिया गया, योगी आदित्यनाथ के लिए किस प्रकार की बीजेपी के अंदर परिस्थिति बनी हुई है ये सभी जानते हैं, और मोदी शाह के साथ उनका किस प्रकार का आंकड़ा है इसे भी सभी जानते हैं। तब राजनाथ सिंह की भूमिका, अब राजनाथ सिंह की भूमिका भी सभी जानते हैं कि सरकार में किस तरह की बनी हुई है। कभी गृह मंत्री बनाए गए थे और अब उन्हें रक्षा मंत्री पद पर पिछले 5-6 सालों से रखा गया। तो सवाल यह है कि दलित नेतृत्व बिहार में तकरीबन 18-19% वोट है, क्या होगा? पासवान समाज से आगे तो चिराग पासवान वोट दिला नहीं पाएंगे। शायद इस बार संविधान बचाओ का जब नैरेटिव चल रहा है, कहीं बीजेपी के दिमाग में यह बात घर तो नहीं कर गई है कि दलित संविधान बचाओ के मुद्दे पर वोट देंगे नहीं, राजपूत वोटर राजपूत कैंडिडेट के साथ चले जाएंगे। इस वजह से तो दरकिनार नहीं किया जा रहा। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आज दिल्ली की बैठक के कंपोजिशन को देखने के बाद साफ साफ दिखाई दे रहा था कि बिहार भाजपा को लेकर के जो सवाल है, देखिए जब तक फोटो सामने नहीं आती उस बैठक की, तब तक जो खबरें चल रही है कि सामाजिक समीकरण जब बैठक में नहीं साधे जा रहे तो जमीन पर कैसे सधेंगे, ये धारणा मजबूत होती जाएगी। अब इन सब के बीच नीतीश कुमार यदि अपनी पार्टी के बैलेंस को दुरुस्त करते हुए अपनी डिमांड को लेकर अडिग होते जा रहे हैं, एनडीए के अंदर की ये धारणा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि फाइनली बिहार का चुनाव है तो नीतीश कुमार इज बॉस। ये दिल्ली का चुनाव नहीं है कि नरेंद्र मोदी इज बॉस, नरेंद्र मोदी बॉस नहीं है बिहार के चुनाव में। बिहार के चुनाव में एनडीए के बॉस नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार सीटें देंगे, चाहे भाजपा को देनी हो, चाहे लोजपा को देनी हो, चाहे मांझी को देनी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को देनी हो, चाहे यदि मुकेश सहनी आ जाए तो उन्हें देनी हो। ये काम नीतीश कुमार करेंगे। ये एहसास जो दिलाने की कोशिश हो रही है, उसके बाद बिहार एनडीए का पूरा मामला खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। एक तरफ सोशल वेलफेयर स्कीम की लगातार नीतीश कुमार वो बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिस प्रकार से कोशिशें की है, कम से कम कांग्रेस पार्टी द्वारा लड़ी जाने वाली सीटों पर तो नीतीश कुमार का महादलित वोट बैंक कहीं ना कहीं जरूर टूट रहा है। ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी ज्यादातर सीटें भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, जेडीयू के खिलाफ कम सीटें लड़ेगी। हालांकि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन करीब करीब ये बात तय है कि भाजपा के खिलाफ ज्यादा सीटें लड़ेगी। तो महादलित वोटों का नुकसान भी नीतीश कुमार को कहीं होता दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच एक अलग तरह की लाभार्थी चेतना जो एकनाथ शिंदे और शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के समय चलाई, और चलाने के बाद उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। और क्यों चली गई ये सभी जानते हैं कि क्यों चली गई, क्योंकि दिल्ली से आलाकमान कल्चर मध्य प्रदेश में आ गया और शिंदे की पार्टी बीजेपी की तुलना में आधी भी नहीं पहुंच पाई। तो नीतीश कुमार इस बात को लेकर सतर्क है कि चाहे जो हो जाए 115 से नीचे जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अब तक एनडीए की तरफ से औपचारिक रूप से नरेंद्र मोदी ने बिहार की किसी भी सभा में नीतीश कुमार ही 25 से 30 मुख्यमंत्री होंगे इसका ऐलान नहीं किया है। पटना की सड़कों पर जो पोस्टर लगे हैं उन पोस्टर पर यदि नजर डाली जाए तो कई बातें साफ होती है। बीजेपी के पोस्टर में कहा जाता है, उसमें लिखा जाता है कि एक बार फिर एनडीए सरकार। जनता दल यूनाइटेड के पोस्टर में लिखा जाता है 25 से 30 फिर से नीतीश। अब जेडीयू का जोर 25 से 30 फिर से नीतीश पर है,
बीजेपी का जोर एनडीए सरकार पर है, चेहरे पर मौन है। तो सवाल यह है कि सियासत के इतने कच्चे खिलाड़ी तो नीतीश कुमार नहीं है। कोई मान ही नहीं सकता कि एक बेहद छोटे जनाधार के बावजूद जो पॉलिटिशियन, जो राजनेता 20 सालों से बिहार की सत्ता में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है, तकरीबन 40 सालों से बिहार की सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका में दिख रहा है, वो इतना कच्चा खिलाड़ी तो हो नहीं सकता। ये सारी परिस्थितियां दरअसल इस तरफ इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर बिहार में दिव्यांग बनाने का काम तो बीजेपी के साथ आने के पहले नीतीश कुमार ने कास्ट सर्वे के माध्यम से कर ही दिया था। अब उसके बाद जो फाइनल पंच देने की तैयारी थी वो संविधान बचाओ के नैरेटिव के साथ कांग्रेस पार्टी ने कर दिया और बिहार के वोटर के बीच खास करके वंचित समाज जिसे कहते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, उनके बीच ये बात घर करती जा रही है कि हमेशा कुछ ना कुछ बचाने के लिए बिहार के लोग लड़ रहे हैं। कभी आरक्षण बचाने के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, कभी संविधान बचाने के मुद्दे पर, तो कभी वोटर अधिकार बचाने के मुद्दे पर। जब बिहार के लोग चुनाव में वोटिंग कर रहे हैं, तो जब मोदी के दौर में कुछ ना कुछ बचाने के लिए ही वोटिंग करनी पड़ रही है, तो आखिर किया क्या जाए। ऊपर से चिराग मॉडल का प्रयोग जनता दल यूनाइटेड के साथ 2020 में हो जाना, प्रशांत किशोर का मैदान में आ जाना, कई सारी ऐसी परिस्थितियां जो दिखाई दे रही है। इन परिस्थितियों में कुछ बातें साफ है कि नीतीश कुमार झुकने के लिए तैयार नहीं है। झुकना भारतीय जनता पार्टी को होगा, और यदि भारतीय जनता पार्टी भी झुकने के लिए तैयार नहीं हुई, 240 की संख्या है, नीतीश नायडू की बैसाखी पर मोदी सरकार घिसट रही है और वहां भी बीजेपी के लिए झुकने के लिए तैयार नहीं हुई, तो पटना के साथ दिल्ली में भी खेला संभव है। खेला का स्वरूप क्या होगा, किस तरह से यह खेल होगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जेडीयू के द्वारा तेवर कड़े कर लिया जाना इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं से जनता दल यूनाइटेड के पास प्लान बी है, दूसरा विकल्प मौजूद है। क्योंकि बिना दूसरे विकल्प के बिहार की राजनीति में न तो भारतीय जनता पार्टी अकड़ सकती है, आखिर अड़ता कौन है जब बिहार की राजनीति ही ट्राइपोलर है, तीन महत्वपूर्ण फैक्टर है, बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास कुछ ना कुछ जनाधार है, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी। और तीन में दो जिधर एक तरफ होती है, चुनावी नतीजा एक तरफा उधर ही होता। यह बात 5-6 साल पहले अमित शाह भी स्वीकार कर चुके हैं। तो उस परिस्थिति में इन तीनों में से कोई दल यदि अपनी तरफ से अकड़ का प्रदर्शन करता है, तो साफ है कि बिना किसी बैकिंग के, बिना किसी प्लान बी के, बिना किसी योजनाबद्ध तैयारी के वो अकड़ नहीं आ सकती है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर कर दिया जेडीयू को कि वो 115 सीट पर लड़े, तब नीतीश कुमार के पास विकल्प नहीं था। लालू यादव जेल में थे, रांची में थे, और एक तरह से तेजस्वी यादव के हाथ में कमान थी। चिराग मॉडल ने तेजस्वी यादव को वहां तक पहुंचा दिया, थोड़ा उनके नैरेटिव का भी असर हुआ, लेकिन वो हालात और वो मैच्योरिटी पिछली बार तो निश्चित तौर पर आज की तुलना में कम ही मानी जाएगी राजद के नेतृत्व के पास जो आज है। स्वाभाविक है कि व्यक्ति उम्र के साथ चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से सीखता है, समझता है। तेजस्वी यादव ने भी 5 साल में कम से कम राजनीति में अपने अनुभवों को और समृद्ध किया है। नीतीश कुमार ने भी 5 साल में अपने अनुभवों को और समृद्ध किया है। और जब अनुभव समृद्ध हुए हैं तो उदाहरण भी है, शिंदे मॉडल, शिवराज मॉडल। तो क्या शिंदे मॉडल और शिवराज मॉडल का तीसरा संस्करण नीतीश मॉडल के रूप में आएगा, या नवीन पटनायक मॉडल का दूसरा संस्करण बिहार में नीतीश मॉडल के रूप में आएगा? इस बात को जेडीयू समझ रही है। तभी जनता दल यूनाइटेड ने अपने मंत्री श्रवण कुमार को आगे किया, अंदर खाने से ऐसी तैयारी शुरू की कि 115 से नीचे झुकेगा नहीं। तो जब झुकेगा नहीं तो खेल कौन सा होगा, देखते जाइए होता क्या है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।